गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय से संबंधित पाठ लहासा की ओर को विस्तार से पढ़ेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह है कि पुस्तक को सामने रखें और हाथ में एक पेंसिल अवश्य रखें, क्योंकि ऐसा करने पर जब मैं कोई विशेष बातों को समझाऊं तो आप उस विशेष बातों से संबंधित वाक्यों को रेखांकित कर सकें, ताकि जब उस पाठ को आप एक बार पढ़ें तो उन महत्वपूर्ण वाक्यों को ध्यान में रख सकें और साथ ही साथ उन महत्वपूर्ण वाक्यों को उत्तर में उपयोग करने के लिए पाठ से उन वाक्यों का चुनाव भी कर सकें। अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी बोलूँगा, जिसका उत्तर यदि आप लिखें तो आपके लिए एक अच्छा अभ्यास सिद्ध हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। यह पाठ मुख्य रूप से एक यात्रा वृत्तांत है, जिसके लेखक राहुल संकृत्यायन जी हैं। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो लगभग 1929 या 30 में की थी। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा नेपाल से होकर की थी, क्योंकि वही एक रास्ता था जिस रास्ते से नेपाल के लोग और भारत के लोग भी वहाँ जाया करते थे। यह रास्ता व्यापार के लिए तो था ही साथ सैनिकों के आने जाने का भी एक मुख्य मार्ग था, इसलिए लेखक ने इसे महत्वपूर्ण रास्ता बताया है। तिब्बत के समाज के बारे में उन्होंने बताया कि तिब्बत में जाति पाति और छुआछूत का कोई भेदभाव था ही नहीं। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं डालती थी। चोरी की आशंका के कारण सिर्फ भिखमंगों को ही घर में घुसने नहीं दिया जाता था। अपरिचित लोग होने पर भी वे घर के अंदर जा सकते थे और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते थे, तथा घर की बहुएं या सास या घर में जो भी कोई अन्य सदस्य हो, उन्हें चाय से उनका स्वागत करती थी। अर्थात भिखमंगों को छोड़कर कोई अन्य अनजान व्यक्ति भी किसी के भी घर में आसानी से जा सकता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वहाँ कोई भेदभाव था ही नहीं, कोई छुआछूत का भेदभाव नहीं था और ना ही वहाँ की औरतें पर्दा करती थी। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर घुसने से रोका नहीं जाता था। यदि वह भिखमंगा है तभी उसे घर के अंदर जाने से रोका जाता था, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी के घर में भी जाकर आवश्यकता अनुसार सहयोग ले सकता था। जब वह आगे चले तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति के पहचान के लोग भी थे, इसीलिए भिखमंगे का वेश होने के कारण भी उन्हें अच्छी जगह मिल गई। यहाँ सुमति उनके गाइड का नाम था। असल में वह एक मंगोल भिक्षु था जो राहुल संकृत्यायन का मित्र भी था। इसीलिए क्योंकि वहाँ सुमति के जान पहचान के लोग थे उस गांव में, इसलिए उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई। यहाँ एक विशेष बात की जानकारी राहुल जी देते हैं, और वो ये है कि लगभग 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि अच्छे वेश में थे। यह एक अतिरिक्त जानकारी है जो कि इस पाठ में जोड़ी गई है। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति को एक विकट थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान तो था नहीं। उस ऊपर से डाकुओं की छिपने की अच्छी जगह थी। सरकार के नरमी के कारण ही यहाँ अक्सर खून हो जाते थे, क्योंकि वहाँ लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, इसीलिए वहाँ के लोग
डंडों की जगह हथियारों को लेकर घूमा करते थे, और क्योंकि वहाँ निर्जन स्थान था इसीलिए किसी प्रकार की चौकसी नहीं हुआ करती थी, और आने जाने वाले लोगों को वो डाकू या लुटेरे मार देते थे और उनके शव को खाई में फेंक देते थे, जिससे किसी प्रकार का कोई निशान नहीं मिलता था, जिसके कारण उन्हें पकड़ना लगभग असंभव था। लेकिन वे किसी भी प्रकार से भिखारियों को नहीं मारते थे। अगले दिन वहाँ से चलने के लिए सुमति ने 2 घोड़ों का इंतजाम किया, जिस पर वे सामान लाद लिए और खुद भी उस पर सवारी करने लगे और धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। लेकिन असल में हुआ ये कि एक समय ऊंचाई को पार करते वक्त लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाईं ओर की जगह दाईं ओर 1.5 मील तक आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिनी तरफ था, जिसे लेखक को देर हो गई और सुमति नाराज भी हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंगकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। खैर, आगे जाने के बाद वे तिंगरी के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू जैसा था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित व्यक्ति थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें जाने से मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा भी किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लाद कर और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन के बारे में लेखक कहते हैं कि वहाँ की ज़मीन असल में कई जागीरदारों के हाथों में बटी हुई है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। यहाँ मठ का तात्पर्य यह है कि बौद्ध भिक्षु जहाँ एकत्रित रहते हैं उसे ही मठ कहा गया है, और असल में बौद्ध भिक्षु ही एक जमींदार की तरह उन की खेती बाड़ी को देखा करते थे, अर्थात वहाँ के ज़मीन की देखभाल किया करते थे। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें ऐसे ही मिल जाते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नामसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिपि 103 पोथियाँ रखी गई थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए और इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नामसे से विदा लेकर वहाँ से चल पड़े। बच्चों, इसमें इसके बाद कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया है और यहीं पर पाठ समाप्त कर दिया गया है। बच्चों, पाठ में कुछ कठिन शब्दों के भी इस्तेमाल किए गए हैं और ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ जानना आवश्यक है। तो पाठ के अंत में आखिरी पन्ने में उन सारे शब्दों के अर्थ स्वतः लिखे गए हैं। आप चाहें तो उन अर्थों से भी वाक्यों को समझने में मदद ले सकते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पाठ को ख़त्म करने के बाद मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी दूंगा और उस अतिरिक्त प्रश्नों को लिखकर आप एक अच्छा अभ्यास हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप एक बार पाठ को दोबारा ज़रूर पढ़ें और पाठ पढ़ने के बाद मेरे दिए गए सार के अनुसार अभ्यास के प्रश्नों को लिखने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आप आसानी से उसके उत्तर लिख पाएंगे और उसके बाद मेरे दिए गए अतिरिक्त प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, पाठ के आधार पर तिब्बत का संक्षिप्त परिचय लिखिए। मैं दोहराऊंगा इसे। पाठ के आधार पर तिब्बत का संक्षिप्त परिचय लिखिए। दूसरा प्रश्न है, लेखक
के भिखमंगे के वेश में यात्रा करने के क्या कारण थे? मैं फिर से दोहराऊंगा। लेखक के भिखमंगे के वेश में यात्रा करने के क्या कारण थे? तीसरा प्रश्न है, क्या सुमति में एक अच्छे गाइड अथवा पथ प्रदर्शक के गुण थे? यदि हाँ तो कोई 3 गुण लिखिए। मैं फिर से दोहराऊंगा। क्या सुमति में एक अच्छे गाइड अथवा पथ प्रदर्शक के गुण थे? यदि हाँ तो कोई 3 गुण लिखिए। बच्चों, इन उत्तरों के साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और साथ ही मेरे इस विस्तार से आपको मदद मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।